सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग रहने वाले हैं, हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, हमारे मुल्क के जो आवाम हैं, वो साइंस और उसके जो उसूल हैं उससे वाकिफ़ हों, उसके बारे में जानें कि साइंस क्या है और साइंस किस तरह से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुबह से लेकर शाम तक न जाने हम कितनी ही ऐसी चीज़ें करते हैं, कितने हैं ऐसे काम होते हैं जो बग़ैर साइंस के नहीं हो सकते। तो आज हम इसी मौजू को लिए हैं। हम जो है आज बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर यानी साइंसी मिजाज कैसे नशोनुमा हो उसके बारे में बात करेंगे। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तस्नीम हबीब साहब। आप मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारी स्टूडियो में खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साइंस है क्या, उसके उसूल क्या हैं? जी, बहुत ही बुनियादी सवाल आपने किया है। साइंस बेसिकली एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हर शख्स को कुछ भी करे लेकिन उसका एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए। तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पीछे साइंस क्या है, बेसिकली उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल काम करता है। उसको ध्यान में रखें और उसमें अगर हम उसको इनकलकेट करें, उसमें बच्चों में उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुझान पैदा करें, तो लोगों का शुरू से अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट एक डेवलप होता है। तो ये बुनियादी तौर पे आपने एक शुरू में बात कही कि नेशनल साइंस डे जो हम लोग करते हैं 28 फरवरी को, वो क्या है और क्यों मनाते हैं। तो उस पर मैं ज़रा सा एक बहुत शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा। नेशनल साइंस डे बेसिकली 28 फरवरी को हर साल ऑर्गेनाइज होता है और 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन जो नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने रमन इफ़ेक्ट एक आइडेंटिफाई किया था, एक इन्वेंट किया था। रमन इफ़ेक्ट बेसिकली ये था कि वो एक दफ़ा एक समुंदर में एक जहाज़ से सफ़र कर रहे थे और उन्होंने देखा कि समुंदर का पानी जो है वो नीला है, जबकि पानी को अगर हम हाथ में उठाएं तो वो नीला नहीं होता। तो ये नीला रंग क्यों दिखाई देता है? इसी किस्म से आसमान हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली आसमान का रंग नीला नहीं है। तो उसके पीछे साइंस क्या है उस पर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने जो वो निकल के आई चीज़ वो उसको उन्होंने रमन इफ़ेक्ट कहा। उन्होंने ये बताया कि कोई एनर्जी, जो एनर्जी है वो एनर्जी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसके डायरेक्शन में, जैसे स्ट्रेट चलती है एनर्जी नॉर्मली, जो लाइट है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, लेकिन अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है और वो स्प्लिट स्कैटरिंग होती है उसमें। तो वो स्कैटरिंग की वजह से ये नीला रंग दिखाई देता है हमें समुंदर का। इसी तरह उसी की वजह से सेम फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। उनकी इस इन्वेंशन को रमन इफ़ेक्ट के नाम से जाना गया और 1930 में उनको इसी काम के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में ये तय किया कि 28 फरवरी को हम हर साल नेशनल साइंस डे के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में मनाएंगे। उसी कड़ी में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर 28 फरवरी को। और 1986 से ये अकेला स्टेट है जहाँ कंटिन्यूसली बग़ैर किसी ब्रेक के इस साल हम 39वां नेशनल साइंस डे मना रहे हैं और 39वां यंग साइंटिस्ट कांग्रेस हम लोग इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये यंग साइंटिस्ट कांग्रेस हम इस बार MITS ग्वालियर में जो है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, इस साल जो नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा तो इस साल का क्या थीम है? बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल का जो थीम आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन थ्रस्ट है कि हमारी जो इंडिजिनस नॉलेज है, हमारी जो बुनियादी जो ट्राइबल एरियाज़ में नॉलेज है, बहुत सी ऐसी मध्य प्रदेश में बहुत रिच है इंडिजिनस नॉलेज में। आप अगर देखें कि ट्राइबल एरियाज़ हैं और उसमें ऐसी नॉलेज अवेलेबल है। ख़ासकर 3 डिसिप्लिन में मध्य प्रदेश में इंडिजिनस नॉलेज बहुत फेमस है। एक एग्रीकल्चर साइंसेज में, एक वाटर रिसोर्सेज में और एक हेल्थ सेक्टर में। हमारे एक इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि झाबुआ में जो ये काम करने वाली ट्राइबल लेडीज़ होती हैं
वो आज पता चला उनके यहाँ कोई औलाद पैदा हुई और वो कल काम पे आ जाती हैं, तो वो क्या ऐसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करती हैं कि जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी रिकवर होती हैं। तो ये नॉलेज जो है ये इंडिजिनस नॉलेज है जो हमारे मध्य प्रदेश में तो काफ़ी है और हिंदुस्तान में कई जगह पर ये अवेलेबल है। इसी तरह एक झाबुआ मई एक हम लोगों ने स्टडी किया था, एक पार्ट सिस्टम कहलाता है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक कैपिलरी एक्शन से वो नालियों में ले जाके और पानी ऊपर चढ़ा देते हैं पहाड़ी के ऊपर बगैर किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो ये एक इंडिजिनस नॉलेज है, ये पार्ट सिस्टम वहाँ का कहलाता है और वहाँ एक ख़ास किस्म का एक ख़ानदान है जो इसमें एक्सपर्ट है झाबुआ में। इसी तरह कुछ और डिसिप्लिन एग्रीकल्चर साइंसेज में अगर आप देखें तो उसमें भी वो अपने कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि जो नॉर्मली एग्रीकल्चर साइंस में वो डिपिक्ट नहीं होती, लेकिन उनके पास नॉलेज वो अवेलेबल है। तो इस बार का थीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, क्योंकि इस बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मेन थ्रस्ट है वो विकसित भारत और अमृत काल के ऊपर है। आइंदा आने वाले जो 25 साल हैं उसको कहा है उन्होंने कि अमृत काल है और 2047 तक हमें हिंदुस्तान को एक विकसित भारत में कन्वर्ट करना है। अभी विकासशील में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, लेकिन हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये इस साल का थीम है। जैसा कि आपने कहा कि इस साल का जो थीम है वो हमारे समाज के अंदर जो रवायती मालूमात हैं उन पे फोकस्ड है। तो अक्सर हम ये समझते हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो कबायली लोग हैं, वो बिल्कुल पसमानदा हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब इस साल का हमारा दीम ये बताता है कि हमारे समाज के अंदर साइंस की रवायत पहले से मौजूद थी, उसको जो है मंजर आम पे नहीं लाया गया, इसलिए जो है वो दबी रही। तो इसके ज़रिए से ये होगा कि हमारे जो हिंदुस्तानी समाज, जो कदीम ज़माने से हमारे समाज के अंदर जो चीज़ें मौजूद थीं और जो साइंटिफिक भी हैं, वो हमारे सामने, दुनिया के सामने आएंगी। बिल्कुल, बहुत उम्दा, आपने बहुत उम्दा बात कही है। और हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका एक मैंडेट है कि जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज अवेलेबल है उसको डॉक्यूमेंट करें। तो हमारे यहाँ एक ये प्रोग्राम चल रहा है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग डिसिप्लिन में जो ट्राइबल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट करें। और असल में वजह क्या है, क्योंकि वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है जी। इस वजह से लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जो उसको कबूल करना, वो कबूलियत उतनी नहीं है लोगों में, क्योंकि उसकी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है जी। तो हमने ये काम शुरू किया है, हम लोग ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर भी करते हैं कि जो ट्राइबल नॉलेज है उसको आइडेंटिफाई करें, उस आइडेंटिफाइड नॉलेज को डॉक्यूमेंट करें और डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करें जी कि ये साइंटिफिकली कितना वैलिडेटेड है। वो करने के बाद उसके बाद हम अगर इसको इवन अभी हमारा इस पर्टिकुलर जो ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाला जो थीम है, जो नेशनल थीम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें हम पूरे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को हम डॉक्यूमेंट करके उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करें। और जो एज ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे एक कदीमी दौर से जी उससे हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम मॉडर्न साइंस के साथ उसको इंटीग्रेट करें और उसके बाद मंजर आम पे लाएं, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि ये माना जाता है कि वो जो पुरानी कदीमी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी टोटल सोल्यूशन देती है, मतलब उसके नुकसानात बहुत कम है। और ख़ासकर जो आजकल क्लाइमेट चेंज का ज़माना है, क्लाइमेट चेंज पे बहुत स्टडीज़ हो रही हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं उसका साइड इफ़ेक्ट एक क्लाइमेट के ऊपर बहुत बुरा होता है जी। तो पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादातर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं जी। तो उससे जो नुकसानात हमारे क्लाइमेट को होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए उसको मंजर आम पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से हमारे जो रवायती इल्म है, हमारे समाज के अंदर जो रवायती मालूमात है और उनके अंदर जो साइंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, एसडीजीज में भी एक गोल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का भी है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का भी एक एसडीजी है, तो उसके तहत ये हम लोग टेकअप कर रहे हैं जी। तो जी, इसको और जो है फ़रोग देने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए, हमें लगता है कि इसको जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स हैं या जो भी मैगजीन्स हैं
उनके अंदर ये पब्लिश होनी चाहिए ताकि दुनिया जाने कि हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तानी रवायती समाज के अंदर वो ज्ञान था, वो इल्म था जो और दुनिया के पास नहीं था। जी यकीनन, बिल्कुल। और इस किस्म के अभी काफ़ी पब्लिकेशंस आ भी रहे हैं। एक आध दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में। पूना में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर शिंदे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। वो स्पेशली इसी पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो और नई टेक्नोलॉजी को जोड़ के हम कैसे मंजर आम पे लेके आएँ, वो उसी पे काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में मौजूदा गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका बहुत थ्रस्ट है कि हमारे पास जो एज ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जो कागज़ों में दबी रह गई है, या इवन कागज़ों में नहीं है बल्कि उन ऐसे गांव में अवेलेबल है जो आज भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसको किस तरह से मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट किया जाए और उसको इस्तेमाल में लाया जाए। आज की तारीख में अभी एम्स में एक नया शोबा खुला है यहाँ एम्स भोपाल में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो हमारी रिवायती नॉलेज है हेल्थ रिलेटेड, उसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें काम तो काफ़ी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ एमपी काफ़ी इसमें काम कर रही है। जी, हुकूमत भी काफ़ी सरगर्म तरीके से साइंस को प्रमोट करने के लिए, साइंस को फ़रोग देने के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और इससे जुड़े बहुत सारी योजनाएं भी हैं। तो अभी जो साइंस डे मनाया जाएगा उसमें आपकी तरफ से या मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से क्या क्या सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी? जी, बुनियादी प्रोग्राम जो होता है हमारा नेशनल साइंस डे पे, उसमें हम यंग साइंटिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को लेके क्या सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी, या बच्चों के अंदर जो है साइंस को लेके रुझान पैदा हो, साइंस को लेके दिलचस्पी पैदा हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा और क्या किया जाना चाहिए? जी, इस साल जो हम लोग ग्वालियर में कर रहे हैं, तो एक तो मैंने यंग साइंटिस्ट कांग्रेस बताया, उसके अलावा फेस टू फेस एक प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के जो मायनाज किस्म के साइंटिस्ट हैं, जैसे इसरो के साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, या न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट को जो टॉप के साइंटिस्ट हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। वो साइंटिस्ट वहाँ आके अपने डिसिप्लिन में बात रखते हैं अपने सामने और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के सवालातों के जवाब देते हैं कि उनकी, ताकि क्यूरियोसिटी, तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है जो उनमें एक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात है, तो वो ये फेस टू फेस हम लोग वहाँ ग्वालियर में ऑर्गेनाइज इस बार करने जा रहे हैं। तो एक तो फेस टू फेस प्रोग्राम है। उसके अलावा हमारी एक एग्जीबिशन वहाँ होगी साइंटिफिक चीज़ों की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाते हैं, ब्रह्मोस की एक होगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है DRDE ग्वालियर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक एग्जीबिशन होगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक एग्जीबिशन होगी। इसरो को भी रिक्वेस्ट किया कि इसरो अपनी एग्जीबिशन वहाँ लेके आए। हमारे मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस किस्म के काम होते हैं उसकी एक एग्जीबिशन होगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक एग्जीबिशन होगी। इस किस्म से एक एक्सपो भी हम लोगों ने वहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ताकि बच्चे तो जाएंगे ही, उसके अलावा आम जनता जो वहाँ की है ग्वालियर की, वो जाए और वहाँ देखे कि साइंस में उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीवमेंट और उसके पीछे साइंस क्या है। बहुत से ऐसे वर्किंग मॉडल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जीबिशन है। उसके अलावा हमारी कुछ वर्कशॉप्स वहाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं। जैसे पिछले सालों में हम लोगों ने ड्रोन मेकिंग वर्कशॉप की है। एक बार लखनऊ में हम लोगों ने एक काम किया था जिसमें टिश्यू कल्चर के ऊपर एक साथ कई हज़ार बच्चों ने बैठकर टिश्यू कल्चर का काम किया था। इस किस्म से अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं। इस बार भी कुछ वर्कशॉप्स वहाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं। उसके अलावा मॉडल कॉम्पिटिशन्स हम लोग इस बार कर रहे हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं वो अपने मॉडल्स लेके आएंगे और उन मॉडल्स में बेस्ट मॉडल जो है अलग अलग डिसिप्लिन में वो आइडेंटिफाई होगा और उनको कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट और फैसिलिटीज़। तो इस किस्म के ये इस साल तो हम लोग इस मौके पे जो 21 से 23 फरवरी में ग्वालियर में हो रहा है उसमें ये सभी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कई बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम, जिसमें हर साल तकरीबन अक्टूबर-नवंबर के आसपास एक हम विज्ञान मंथन यात्रा करते हैं। उसमें 8वें क्लास से लेके और 12वें क्लास तक के पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग स्कूलों से बच्चों को बुलाते हैं। वहाँ से वो एंट्रीज आती हैं और उसमें बिल्कुल ऑटोमेटेड प्रोसेस से कि इतनी परसेंटेज से ऊपर के बच्चे सिर्फ हमें लेने हैं, 70% से ऊपर ही लेते हैं हम लोग। उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और वो बच्चे फिर यहाँ पे हमारे यहाँ आते हैं। उनके हम 4-5 बैच बनाते हैं और उनको यहाँ पहले नर्चर करते हैं हमारे यहाँ MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एक दिन नर्चर करने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते का उनका हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़
जैसे इसरो है, आपको एक बात मैं बताऊं, 2007 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और उस वक्त चंद्रयान 1 फैब्रिकेट हो रहा था इसरो में। तो हमारे इस विज्ञान मंथन यात्रा के बच्चे वहां गए, इसरो चेयरमैन के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, बात की, और उन्होंने वो चंद्रयान छू के देखा था जो चंद्रयान बाद में चंद्रमा पे गया। तो उससे कितना मोटिवेशन बच्चों को मिला होगा। तो इस किस्म के हम लोग वो विजिट्स उनके ऑर्गेनाइज करते हैं और वो तमाम लेबोरेटरीज़ में हिंदुस्तान में जाते हैं। लखनऊ की जैसे CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या CCMB है, उन 100 बच्चों को हम लोग फेलोशिप देते हैं जब तक वो साइंस कैरियर परस्यू करते हैं। क्या क्या किया जा सकता है बच्चों को बाहर ले जाके वहाँ उनको खुद जो है अपनी आंखों से मुशाहिदा करें, उसको छुएं, उसको महसूस करें? स्कूलों के अंदर, क्लासेस के अंदर की बच्चों के अंदर इस सब्जेक्ट को लेके दिलचस्पी बढ़े। बहुत उम्दा। हमारे यहाँ एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर अभी इस्टेब्लिश हुआ है भोपाल में, और ये IIT गांधीनगर के साथ मिलकर ये बनाया गया है। इसमें मॉडल्स हैं, उन बच्चों को लाते हैं और बच्चे उन मॉडल्स को अपने हाथ से बनाते हैं, और उसके पीछे साइंस क्या है वो भी उसके पीछे उसमें निकल के आती है कि ये प्रिंसिपल जो उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था वो उसको करके देखें। लर्निंग बाय डूइंग, जैसा आपने पहले भी कहा था, तो उस किस्म से साइंस में ये। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग डेज होते हैं, जैसे नेशनल साइंस डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, 11 मई को होता है, या इस किस्म से जितने भी डेज होते हैं, मैथमेटिक्स डे है, या इस तरह के जितने भी अलग अलग डेज होते हैं, उनमें हम पूरे मध्य प्रदेश में स्कूलों में प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी डे है तो टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ लोगों को वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ पे उन स्कूलों में एक वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम किस्म का ऑर्गेनाइज करते हैं, या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज वहाँ पे करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे बच्चों के अंदर उनके अपने स्कूलों में साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक उस डिसिप्लिन के लिए एक रुझान पैदा होता है और इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। इस किस्म के प्रोग्राम साल भर हमारे पूरे मध्य प्रदेश में होते रहते हैं। जैसे आजकल ऐसे भी तत्व हैं समाज के अंदर कि वो बैकवर्ड देखने की कोशिश करते हैं और लोगों को दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन साइंस जो है प्रोग्रेसिव हुआ हमेशा रहा है और रहेगा। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए समाज के अंदर कि लोगों के अंदर भी, आवाम के अंदर, कॉमन मैन के अंदर साइंटिफिक सोच पैदा हो? बहुत उम्दा। एक जो सुपरस्टिशन जिसको कहते हैं, कि साहब किसी ने एकदम यूं किया और आग लग गई जी, और वो उसने एक हाथ ऐसे घुमाया और एक नई चीज़ निकल के आ गई। तो इसके पीछे बेसिकली साइंस क्या है? हम इस किस्म के प्रोग्राम भी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नेटवर्किंग है जिसमें कुछ NGOs हैं जो इस काम में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो हम स्कूलों में और यूनिवर्सिटी लेवल पर हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो स्टेज पे ये दिखाते हैं कि देखिए देखिए जादू, देखिए ये ऐसे हो गया, और उसके पीछे साइंस क्या है वो भी दिखाते हैं। तो इससे वो उनको हकीकत पता चलती है कि ये जो इस किस्म की चीज़ें जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उसके पीछे एक्चुअली साइंस है। तो वो साइंस करके दिखाते हैं ताकि उससे उन लोगों को ये जो एक सुपरस्टिशन जो दिमागों में जाता है वो वहाँ से हट के वो साइंस की तरफ आएँ, और जो उनका रुझान गलत चीज़ों की तरफ जाता है उससे सही साइंस की तरफ उनका साइंस की स्ट्रीम में आए। तो इस किस्म के प्रोग्राम हम लोग साल भर जगह जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। जी जी, यकीनन आपने बहुत सारी बातें बताई कि साइंस है क्या और साइंस को लेके आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश की हुकूमत क्या कर रही है, और हुकूमत हिंद के तरफ से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।